फरी ने होश में आकर देखा वो अस्पताल के एक कमरे में थी। जमशेद और शाबे बिस्तर के करीब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। जमशेद ने पास आकर उसके हाथ को अपने हाथों में मोहब्बत से लिया, फिर पूछा कैसी हो। वो बोली ठीक हूँ। ओ गॉड, धमाके की आवाज कैसी खौफनाक थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सामने कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। वो कैसा धमाका था जमशेद? जमशेद ने उसका हाथ थपथपाकर कहा, बम का धमाका ही था। अल्लाह ताला को हमारी सलामती मंजूर थी। देखो हम जिंदा सलामत बच गए हैं, हमें जरा सी खराश तक नहीं आई। वो बोली ताज्जुब है, हम कैसे बच गए? जमशेद बोला हम दुकान के पिछले हिस्से में थे। धमाका होते ही मैं तुम्हें उठाकर पिछले दरवाजे से दूर चला आया। शाबे डॉक्टर को बुला कर ले आया। डॉक्टर ने उसे चेक करने के बाद कहा, आप बिल्कुल ठीक हैं, तवानाई महसूस कर रही है ना? वो बोली जी हाँ, मगर हल्क खुश्क हो रहा है। डॉक्टर बोला आपको ठंडा दूध या जूस पीना चाहिए, अगर घर जाना चाहें तो जा सकती हैं। उन्होंने काउंटर पर आकर अस्पताल का बिल अदा किया, फिर एक करीबी रेस्टोरेंट में आकर बर्गर के साथ तीनों के लिए जूस का ऑर्डर दिया। फरी ने घड़ी देखकर कहा, इतनी देर हो चुकी है, हम 8 बजे लिबर्टी मार्केट में आए थे, अब 11 बजने वाले हैं। मम्मी और डैडी मेरे लिए परेशान होंगे। जमशेद ने कहा, उन्हें परेशान होने दो, आज घर नहीं जाओगी। वो बोली क्यों नहीं जाऊंगी, कोई खास प्लानिंग है? जमशेद बोला हाँ, तुमने देखा था कि ताबानी और मुराद अपनी गाड़ी में हमारा पीछा कर रहे थे और इस बात से बेखबर थे कि शाबे और दलेर खान उन दोनों का पीछा कर रहे हैं। वो बोली हाँ, ताबानी और मुराद लिबर्टी मार्केट तक हमारे पीछे आए थे। फरी ने शाबे से पूछा, तुमने ताबानी को नहीं पकड़ा? शाबे ने कहा, हमने पकड़ लिया है, वो हमारा कैदी है। दलेर खान उसे ले गया है, उसे ऐसी जगह रखा जाएगा जहां से वो फरार नहीं हो सकेगा। जमशेद बोला, वो हमारी जान लेना चाहते थे, उन्होंने ही बम का धमाका किया था। फरी ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई? जमशेद बोला हाँ, शाबे ने अपनी आंखों से देखा है। ताबानी भी उसी ज्वेलर की दुकान में गया था, वहां उसने शोकेस में कुछ रखा। शाबे को दूर से नजर नहीं आया, लेकिन जब ताबानी दुकान से निकलकर तेजी से भागता हुआ शाबे की गाड़ी की तरफ आ रहा था, तभी शोकेस के पास धमाका हुआ। जमशेद ने कहा, मुराद समझ रहा होगा हम दोनों मर चुके हैं, उसने घर जाकर तुम्हारे वालिदैन को मौत की इत्तला दी होगी। मैं चाहता हूँ मुराद को हमारी मौत का यकीन हो जाए। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम मेरे अम्मी अब्बू के साथ रहोगी। मैं मुराद के खिलाफ और सबूत हासिल करने की कोशिश करूंगा। तुम अपना मोबाइल फोन दो। फरी ने अपना पर्स खोलते हुए कहा, तुम पर धमाके का असर नहीं हुआ? तुम इतने होशो हवास में थे कि मेरी भी हिफाजत की और मेरे पर्स की भी। उसने पर्स से फोन निकाल कर उसे दिया। वो फोन लेकर नंबर डायल करता हुआ रेस्टोरेंट के बाहर एक तारीख हिस्से में आया। फिर राब्ता होने पर बोला, सर मैं जमशेद बोल रहा हूँ, बहुत अहम रिपोर्ट है, इसलिए इतनी रात को जहमत दे रहा हूँ। आप लिबर्टी मार्केट में बम धमाके की खबर सुन चुके होंगे। आवाज आई, सुन चुका हूँ, आगे बोलो। जमशेद बोला, मैं इकराम शाह साबिक MNA की साहबजादी फरखंदा के साथ उस ज्वेलरी की दुकान में था। ताबानी और मुराद ने हमें हलाक करने के लिए वो बम धमाका किया था। अफसर ने पूछा, आर यू श्योर? जमशेद बोला, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ। हीरा मंडी की तवाइफों की अंजुमन का सेक्रेटरी शाबान उर्फ शाबे चशमदीद गवाह है। उसने ताबानी को दुकान में बम रख कर भागते देखा था। शाबे के साथ ही दलेर खान ने ताबानी को जख्मी करके कैदी बना लिया है। मैं उससे ये तमाम हकीकत उगलवाने की कोशिश करूंगा। पूछा गया, वो बम ब्लास्ट कैसे हुआ था? जमशेद बोला, सर वो टाइम बम नहीं था, काउंटर में शोकेस के करीब था। वो टाइम बम से उभरने वाली टिक टिक की आवाज सुन सकता था। ये बात समझ में आती है कि मुराद के पास रिमोट कंट्रोल होगा। जब ताबानी दुकान से बाहर भागता हुआ दूर निकला, तब मुराद ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर उसे ब्लास्ट किया होगा। अफसर ने कहा, इसका मतलब ये है कि वो दोनों ऐसे खतरनाक बम अपने पास छुपा कर रखते हैं। जमशेद बोला, जी हाँ, ये चीजें उस मोबाइल दवा खाने वाली गाड़ी में छुपा कर रखते होंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज ही रात बड़ी राजदारी से उनके मोबाइल दवा खाने और एम्बुलेंस को चेक करूं। अफसर ने कहा, बड़ी होशियारी की जरूरत है। मुराद को जरा भी शुबा हो गया तो वो गिरफ्त में आने से पहले तमाम काबिल गिरफ्त धमाका खेज मादा उस एम्बुलेंस से गायब कर देगा। जमशेद ने कहा, मैं बड़ी होशियारी से काम करूंगा, आप एक जहमत करें। इकराम शाह की कोठी में एक मुसल्ला नाइट चौकीदार है। आप अपने काबिल एतमाद एक अफसर और सिपाही को वहां भेजकर उस नाइट चौकीदार को अपने पास बुलाकर उसे अपने एतमाद में लें, ताकि वो सुबह से पहले उस कोठी में अपनी ड्यूटी पर वापस आकर मुराद और इकराम शाह को ये न बताए कि रात को वो चंद घंटों के लिए गैर हाजिर रहा था। वो बोले, ठीक है, ये काम हो जाएगा। तुम ताबानी को मेरे इलाके के थाने में पहुंचा दो, वहां उसे कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। वो फोन बंद करके रेस्टोरेंट में आया। फिर फरी से बोला, अब चलो, मैं तुम्हें अपने घर पहुंचा दूंगा। फिर शाबे के साथ
साथ जाकर ताबानी को एक थाने में पहुंचाना है। उन्होंने बर्गर और जूस का बिल अदा किया, फिर रेस्टोरेंट से निकलकर एक टैक्सी में बैठ गए। फरी घर नहीं पहुंची थी, इसलिए घर वाले जाग रहे थे। माँ उसके लिए रो रही थी। वो सब ज्वेलर की तबाहशुदा दुकान तक गए थे। वहाँ बेगम ने अपनी तबाह होने वाली कार भी देखी थी। बड़ी हद तक फरी की मौत का यकीन हो रहा था। धमाके के नतीजे में हलाक होने वालों के जिस्मों के ऐसे चीथड़े उड़े थे कि कोई साबित और सालिम नहीं रहा था। किसी की भी लाश काबिल शनाख्त नहीं रही थी। बेगम ने इकराम शाह से कहा, पुलिस को इत्तला दी जाए कि हमारी बेटी उस दुकान में थी। वो इंक्वायरी करेंगे, हो सकता है हमारी बेटी उस दुकान में न गई हो। इकराम शाह ने कहा, मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ, जब तक ताबानी और मुराद हमारे मेहमान हैं, पुलिस को किसी भी बहाने यहाँ नहीं आना चाहिए। फिर वो जो धमाका हुआ है वो सरासर तखरीबकारी है। ऐसे मामले में पुलिस यहाँ न आए तो इसमें हमारी बेहतरी है। रखशंदा ने मुराद को बड़े प्यार से देखा, फिर पूछा, तुम क्या कहते हो मुराद? वो बोला, अंकल ठीक कहते हैं, हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए। मेरा साथी ताबानी भी वापस नहीं आया, मगर मैं फिर भी परेशान होने के बावजूद सुबह तक उसका इंतजार करूंगा। बेगम ने कहा, हमारी टूटी फूटी कार वहाँ है, क्या उसे देखकर पुलिस वाले यहाँ इंक्वायरी के लिए नहीं आएंगे? उसने कहा, आंटी, मैंने वहाँ जख्मियों को तिब्बी इमदाद पहुँचाने के दौरान में आपकी कार की नंबर प्लेटें इधर उधर पड़ी देखी थी। उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया। बाकी कार इस हद तक जल चुकी है कि अब वो आपसे मंसूब नहीं की जाएगी। रखशंदा ने कहा, मम्मी, आपको बेडरूम में जाकर सोने की कोशिश करनी चाहिए। माँ बोली, मेरी बच्ची घर नहीं आई और तुम कहती हो मैं सो जाऊं, कैसे नींद आएगी? तुम क्या जानो मेरे अंदर बम के धमाके हो रहे हैं। मुराद ने कहा, आंटी, आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। मैं आपको 2 गोलियां देता हूँ, उसे निगल जाएं, आप आसाबी तौर पर पुरसुकून रहेंगी। इकराम शाह ने कहा, मुझे भी गोलियां दो, इस लड़की ने मुझे टेंशन में मुब्तला कर दिया है। 1000 बार समझाया जमशेद से ताल्लुक न रखे, मगर जिद्दी औलाद को एक दिन अपने वालिदैन से नाफरमानी की सजा मिलती है। खुदा करे वो सलामत हो, मगर उसे सजा जरूर मिलेगी। मुराद अपने कमरे से जाकर 4 गोलियां ले आया। रखशंदा उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। मुराद ने उसे आंख मारी। वो मुस्कुराकर पानी से भरा हुआ जग और ग्लास ले आई। मुराद ने 2 गोलियां बेगम को और 2 इकराम शाह को दी। उन्होंने पानी से उन गोलियों को निगल लिया। रखशंदा ने कहा, डैडी, फरी की एक सहेली ऐसी है जिसके घर में फोन नहीं है, क्या मैं उसके घर जाऊं? हो सकता है फरी वहाँ हो। इकराम शाह बोला, नहीं रक्षी, रहने दो, इतनी रात को अकेली कहाँ जाओगी? मुराद ने कहा, अंकल, मैं आपकी कार में रक्षी को ले जाऊं? इकराम शाह ने इनकार में हाथ हिलाया, बोला, नहीं, मैंने पहले ही दिन तुम्हें और ताबानी को साफ लफ्जों में कह दिया था कि मेरी बेटियों से दूर रहो। मेरी बेटी इतनी रात को तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बेगम ने मुंह खोलकर जमाई लेते हुए कहा, मुझे थकन सी हो रही है, रक्षी मेरे साथ बेडरूम में चलो, आज तुम मेरे साथ सोगी। वो थके हुए अंदाज में सोफे पर से उठी, फिर रक्षी के साथ जाने लगी। इकराम शाह ने भी उठते हुए कहा, मैं भी जरा कमर सीधी कर लूं? भाई, दवा बहुत अच्छी है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। वो ज़ेरे लब बोलता हुआ दूसरे बेडरूम में चला गया। मुराद तन्हा ड्राइंग रूम में खड़ा मुस्कुराता रहा। वो ताबानी के साथ एनेक्सी में रहता था। उस रात ताबानी के न आने से वो कुछ परेशान था, मगर ये चाहता था कि वो न आए तो अच्छा है। वो उसे किसी दूसरी लड़की से दोस्ती नहीं करने देता था। इस बात पर दोनों साथियों में लड़ाई भी होती थी। लाहौर आने के बाद वो रखशंदा का जैसे दुश्मन हो गया था। मुराद से कह चुका था, अगर रखशंदा को फांसोगे और कभी उसके पास जाओगे तो दूसरे दिन घर वालों को उसकी लाश मिलेगी। ताबानी बहुत बेरहम था। जिसे नापसंद करता था उसे बड़ी सफाकी से कत्ल कर देता। मुराद नहीं चाहता था कि इकराम शाह के घर में रहकर बात बिगड़े, उस घर की एक लड़की कत्ल हो और नतीजे में रॉ वालों की तरफ से दोनों को सजाए मौत मिले। वो बड़ी देर तक ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक बेडरूम में आया। वहाँ से दबे कदमों चलता दूसरे बेडरूम के दरवाजे पर आया। वहाँ बेगम गहरी नींद में थी। रखशंदा उसके पास लेटी हुई थी। मुराद को देखकर उठ बैठी, बिस्तर से उतरकर उसके करीब आई, फिर उससे कतरा कर एक तरफ जाने लगी। वो उसके पीछे चलने लगा। पूरी कोठी के अंदर पुरस्रार खामोशी छाई हुई थी। वो अपने बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आई, फिर सर घुमाकर उसे शोखी से देखते हुए बोली, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वो करीब आकर बोला, तुम्हारी अदाएं बुला रही हैं। वो बोली, अगर मैं कहूँ बाहर जाओ? मुराद बोला, तो इसका मतलब होगा ना जाऊं। तुम्हारे कमजोर इनकार को इकरार में बदल दूंगा। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। दूसरे कमरे में इकराम शाह गहरी नींद सो रहा था। उसे रॉ की तरफ से आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए 1.5 करोड़ रुपए मिल चुके थे, लेकिन रकम देने वाले यूं ही तो नहीं दे देते। उसके एवज अपने एजेंटों के तहफ्फुज की जमानत भी लेते हैं और एजेंट उनके बेडरूम के बंद दरवाजों के पीछे उनकी औरतों से सूद भी वसूल करते हैं। क्या ऐसे बेशरम सियासतदानों के इलेक्शन जीतने से और हुकूमत बनाने से मुल्क
ملک کا مقدر بدل جاتا ہے؟ کیا ایسے رہنماؤں سے قومیں پہچانی جاتی ہیں؟ دلوں کی گندگی ذہنوں کی ویرانی نہیں جاتی؟ کب اپنی وضع بدلے گی یہ حیرانی نہیں جاتی؟ میری ملت کی طرز فکر کب رشک جہاں ہوگی؟ بنا کردار کوئی قوم پہچانی نہیں جاتی۔ رات سونے کے لیے ہوتی ہے لیکن سارا عالم نہیں سوتا، کچھ گناہ کے لیے اور کچھ فرائض کی ادائیگی کے لیے جاگتے ہیں۔ جمشید کے ساتھ انٹیلیجنس کے کئی سراغ رساں اکرام شاہ کی کوٹھی کے احاطے میں آئے تھے۔ وہاں وہ بڑی سی وین کھڑی ہوئی تھی جو موبائل، شفاخانہ اور ایمبولینس کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ جمشید اور ایک سراغ رساں اس گاڑی کو اندر سے اچھی طرح چیک کرنے لگے۔ 3 سراغ رساں انیکسی کے کمروں کی تلاشی لینے لگے۔ 4 سراغ رساں کوٹھی کا بیرونی دروازہ ایک تار کے ذریعے کھول کر اندر پہنچے۔ وہ سب بڑی خاموشی سے دبے پاؤں چل رہے تھے اور بڑی احتیاط سے تلاشی لے رہے تھے۔ انہوں نے کوٹھی کے اندر 2 بیڈ روم میں بیگم اور اکرام شاہ کو گہری نیند میں دیکھا۔ تیسرے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ ایک نے دروازے سے کان لگا کر سنا۔ اندر سے بہت دھیمی دھیمی سی آوازیں ٹھہر ٹھہر کر سنائی دے رہی تھیں۔ باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ یہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک عورت اور ایک مرد بول رہے ہیں۔ اس سوراخ رساں نے دروازے کی چٹخنی باہر سے لگا دی۔ باقی جاسوس منہ پر نقاب لگائے بیگم اور اکرام شاہ کے کمروں کی تلاشی لینے لگے۔ بیگم کے تکیے کے نیچے چابیوں کا گچھا رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے چابیاں نکالتے وقت ایک جاسوس نے محسوس کیا کہ بیگم غیر معمولی طور پر گہری نیند میں ہے۔ اس نے بیگم کی کنپٹی پر ریوالور کی نال رکھ کر اسے ہلایا مگر وہ سوتی رہی۔ دوسرے نے سرگوشی میں کہا معلوم ہوتا ہے خواب آور گولیاں کھا کر سو رہی ہے۔ دوسرے بیڈ روم میں تلاشی لینے والوں نے اکرام شاہ کے بارے میں بھی یہی معلوم کیا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ کوٹھی میں بیگم، اکرام شاہ، رخشندہ اور مراد ہیں۔ اب بیگم اور صاحب کی گہری نیند سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ رخشندہ اور مراد ایک بیڈ روم میں ہیں، اور وہ ایک بیڈ روم میں کیوں ہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس موبائل، شفاخانے اور ایمبولینس کے نیچے جو چور خانہ بنا ہوا تھا اس میں سے کئی بم، ریموٹ کنٹرول، 2 کلیشنکوف اور 2 TT برآمد ہوئے۔ انیکسی سے تابانی اور مراد کے پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات نہیں ملے۔ یہ چیزیں بیگم کے بیڈ روم میں آئرن سیف کے اندر حفاظت سے رکھی ہوئی تھی۔ 4 دن پہلے اکرام شاہ نے رو والوں سے 1.5 کروڑ روپے وصول کیے تھے۔ اس رقم کے 3 حصے بیگم، اکرام شاہ اور رخشندہ کے بینک میں جمع کر دیے گئے تھے۔ اس کا کوئی حساب نہیں تھا کہ اچانک اتنی رقم ان کے پاس کہاں سے آئی۔ ہیرے موتیوں سے جڑے ہوئے زیورات کے 10 عدد سیٹ تھے جن کی مالیت 1 کروڑ سے اوپر ہوگی۔ ان کے علاوہ ایسی دستاویزات جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے لاہور اور اسلام آباد کے مہنگے علاقوں میں کروڑوں روپے کی زمینیں اور عالیشان کوٹھیاں خریدی ہیں۔ جمشید نے فون کے ذریعے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سے کہا سر ہم کامیاب رہے ہیں۔ صرف تابانی اور مراد ہی نہیں، اکرام شاہ کے خلاف بھی بہت سے دستاویزی ثبوت ہیں۔ وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا میرا انتظار کرو، میں کمشنر اور ایک مجسٹریٹ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ رخشندہ کے بیڈ روم کے اندر 0 پاور کی نیلی روشنی تھی۔ اس روشنی میں وہ آہستہ آہستہ بول رہے تھے اور ایک دوسرے کو تول رہے تھے۔ مراد نے ایک آدھ بار اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور کان لگا کر کچھ سننے کی کوششیں کی تھی۔ رخشندہ نے کہا تم تیسری بار ایسا کر رہے ہو، کیا تم کسی کی آہٹ سن رہے ہو؟ وہ اس کے کان میں بولا میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کوٹھی کے اندر کوئی ہے۔ وہ بولی کون ہو سکتا ہے؟ ممی اور ڈیڈی تو صبح سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔ وہ بولا ایسا تو کبھی نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے دوا نے زیادہ اثر نہ کیا ہو۔ وہ بستر سے اتر کر دروازے کے پاس آیا، پھر دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ رخشندہ نے بھی آ کر سننے کی کوشش کی۔ تب انہیں بہت دھیمی دھیمی سی آواز سنائی تھی۔ وہ دونوں دروازے سے ذرا دور ہو گئے۔ مراد نے سرگوشی میں کہا آواز سے ایسا لگ رہا ہے کوئی یہاں سے دور ڈرائنگ روم میں ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر بولنے کا انداز ایسا ہے جیسے ٹیلی فون پر باتیں کر رہا ہو۔ وہ بولی شاید ڈیڈی ہیں، ان کی آنکھ کھل گئی ہوگی، وہ فون پر کسی سے باتیں کر رہے ہوں گے۔ مراد بولا میں حیران ہوں کہ میری آزمائی ہوئی دوا بے اثر کیوں ہو گئی۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی دوا کو بے اثر ہونے دو، میں تو تمہارے اثر میں ہوں، فکر نہ کرو، ڈیڈی فون کرنے کے بعد سو جائیں گے، میرے کمرے میں نہیں آئیں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایسی آواز سنائی دی جیسے موبائل فون سے بزر کی آواز ابھر رہی ہو۔ وہ دونوں پھر تیزی سے دروازے کے پاس آئے۔ اس بار آواز قریب سے سنائی دی تھی۔ بند دروازے کے باہر ٹی وی لاؤنج تھا، وہاں کوئی بول رہا تھا ہیلو اللہ دتا اسپیکنگ۔ ہاں ویسے تو ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، پھر بھی تلاش جاری ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور کام کا ثبوت حاصل ہو۔ ہاں جی ہم ڈی جی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا جی خدا حافظ۔ مراد پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ دھماکے کے اس پار موت،
बम धमाके के इल्जाम में गिरफ्तारी। पाकिस्तानी सुराग रसानों ने बम धमाके का बाकी मवाद एम्बुलेंस के चोर खाने से हासिल कर लिया होगा और अब ताबानी की अदम मौजूदगी का मतलब ये समझ में आ रहा था कि पहले से उसे गिरफ्तार किया गया है और उससे बहुत कुछ उगलवाने के बाद उस कोठी पर छापा मारा गया है। वो कमरे में चारों तरफ घूमकर देखने लगा। फरार होने के लिए कोई दूसरा दरवाजा नहीं था। एक खिड़की थी, उसकी चौखट पर लोहे की जालियां लगी हुई थी। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचकर बोला, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, कोई रास्ता नहीं है। वो दीवार पर घूंसा मारकर इधर उधर टहलने लगा। कमरे की एक एक चीज पर नजरें डालता हुआ बोला, क्या तुम्हारे पास पिस्तौल वगैरह है? वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं है, तुम्हारी जान पर बनी है और मेरी इज्जत 2 कौड़ी की होने वाली है। अब अखबारों में चर्चा होगा कि हम एक ही बेडरूम में रात गुजार रहे थे। उसने टेलीफोन की तरफ देखा, फिर रक्षंदा को अपने सामने से हटाते हुए तेजी से चलते हुए वहां आया। टीवी के ऊपर एक रिमोट कंट्रोल रखा हुआ था। वो उसे उठाकर देखने और सोचने लगा। रक्षंदा ने पूछा, तुम इस रिमोट कंट्रोल से क्या करोगे? मुराद ने पूछा, यहाँ कोई लोहे या पीतल की छोटी सी चीज है? वो इनकार में सर हिलाने वाली थी। इससे पहले ही वो तेजी से पलटकर सिंगार मेज की तरफ आया। उसकी दराज खोलकर देखा, वहाँ कई शेड की लिपस्टिक रखी हुई थी। उनके कवर का रंग सुनहरी था, दूर से पीतल की चीजें लगती थी। उसने लिपस्टिक को उठाकर रक्षंदा से कहा, अपने बालों को समेटकर जूड़ा बांधो। वो बोली, तुम करना क्या चाहते हो? मुराद बोला, जो कह रहा हूँ फौरन करती जाओ। वो दोनों हाथ पीछे ले जाकर बालों को समेटकर जूड़ा बांधने लगी। वो उसे लिपस्टिक दिखाते हुए बोला, मैं इसे तुम्हारे जूड़े में आधा ठूंस दूंगा। ये पीतल के कवर का एक नन्हा सा बम नजर आएगा। मैं फरेब नजर से काम लेने की कोशिश करूंगा। वो उसे उसके जूड़े के ऊपरी हिस्से में ठूंसने लगा। आधी लिपस्टिक जूड़े के ऊपरी हिस्से से झलक रही थी और वो लिपस्टिक नहीं लग रही थी। रक्षंदा ने कहा, मैं समझ रही हूँ तुम उसे रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होने वाला बम जाहिर करना चाहते हो, लेकिन ये तो टीवी का रिमोट कंट्रोल है, वो पहचान जाएंगे। मुराद ने जेब से रुमाल निकालकर निस्फ रिमोट कंट्रोल को लपेट लिया। अब वो निस्फ दिखाई दे रहा था। बोला, जब ये दहशत पैदा कर दी जाए कि बिल्कुल करीब एक बम ब्लास्ट होने वाला है तो सबको अपने बचाव की फिक्र होती है। कोई इस पर तवज्जो नहीं देगा, सिर्फ देखेगा। खौफजदा होकर देखने से मेरी चालाकी समझ में नहीं आएगी। वो रक्षंदा का बाजू थाम कर उसे दरवाजे के पास लेकर आया, फिर उसे खोलना चाहा। पता चला दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया है। वो दस्तक देते हुए बोला, दरवाजा खोलो। मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे गिरफ्तार करने आए हो, लेकिन तुम अपने चूहे दान में शेर को फांस नहीं सकोगे। जरा दरवाजा खोल कर देखो। मैंने रिमोट कंट्रोल बम के जरिए किस तरह अपने साथ तुम्हारी मौत का भी सामान किया है। जमशेद और उसके सुराग रसां साथी ये बातें सुनकर एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखने लगे। उन्हें रक्षंदा की आवाज सुनाई दी। वो रो रो कर कह रही थी, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। मुराद ने एक नन्हा सा खतरनाक बम मेरे बालों के जूड़े से मुंसलिक कर दिया है। उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। मैं मरने वाली हूँ, मौत मुझसे लगी हुई है, मुझे बचा लो। जमशेद सोचती हुई नजरों से बंद दरवाजे को देख रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, मुराद, हम दरवाजा खोल रहे हैं। रक्षंदा को कमरे में छोड़कर बाहर आ जाओ। सहूलत से गिरफ्तारी पेश करोगे तो तुम्हारी सजा में नरमी की जा सकेगी। मुराद ने चीख कर कहा, मुझे नादान बच्चा समझ रहे हो? तुम लोगों ने तापानी से बम धमाके के बारे में उगलवा लिया है। हम कई लोगों के कातिल बन चुके हैं। मैं गिरफ्तार होकर सजाए मौत से बच नहीं पाऊंगा। मुझे फरार होने का मौका न दिया गया तो यहाँ एक धमाके के साथ सबको ले मरूंगा। वो रक्षंदा के साथ खिड़की के पास आया, उसके पर्दे को एक तरफ हटाया, उसके पट खोले, फिर कहा, यहाँ खिड़की के पास आकर देखो, तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं सिर्फ एक बटन दबाकर इस पूरी कोठी को खंडर बना सकता हूँ। मेरे सर पर मौत नाच रही है। मैं मरूंगा तो तुम सबके साथ मरूंगा। जमशेद और उसके साथी खिड़की के पास आकर देखने लगे। मुराद ने रक्षंदा की पुश्त खिड़की की तरफ की, उनसे कहा, ये देखो, मैंने बम को इसके जूड़े से बांध दिया है और मेरे हाथ में ये रिमोट कंट्रोल है। मेरे साथ ये भी मरेगी, सब मरेंगे। जिंदगी चाहते हो तो दरवाजा खोलो और मुझे रक्षंदा के साथ जाने दो। जमशेद ने कहा, हम यहाँ तबाही और किसी की मौत नहीं चाहते। तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, लेकिन जरा ठहरो, हमारे डायरेक्टर आने वाले हैं। अमन सलामती की खातिर तुम्हें जाने देंगे। मुझे बातों में उलझाने की हिमाकत न करो। मैं अपनी सलामती और मौत का फैसला खुद सुना रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर ये दरवाजा नहीं खुला तो मौत हम सब का मुकद्दर बन जाएगी। रक्षंदा ने उनकी तरफ पलट कर रोते हुए कहा, जमशेद, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी फरी की बहन हूँ। मैं जिंदा रहूंगी तो फरी से तुम्हारी शादी जरूर करवाऊंगी। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। जमशेद उसे सोचती हुई नजरों से देख रहा था। वो रोने के अंदाज में बोल रही थी, मगर रो नहीं रही थी। उसके सर से मौत बंधी हुई थी। उसे खौफ से थर थर कांपना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हो रहा था।
मुराद ने कहा 40 सेकंड गुजर चुके हैं, 1 मिनट पूरे होने में 20 सेकंड रह गए हैं। जमशेद ने कहा ठीक है, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। उसने दरवाजे के पास आकर उसे खोल दिया, फिर पीछे हटकर बोला बाहर आ जाओ, हम तुम्हें जाने का मौका दे रहे हैं। वो रखशंदा के पीछे उसकी गर्दन दबोच कर दरवाजे के बाहर आया, फिर बोला सब हथियार फेंक दो और इस कमरे में चले आओ, मैं तुम सबको कमरे में बंद करके जाऊंगा। वो रखशंदा की गर्दन दबोचे दीवार से लगकर चलता हुआ आगे बढ़ा ताकि वो लोग हथियार फेंक कर कमरे में जाएं और वो दरवाजे को बाहर से बंद कर दे। उसने गरज कर कहा क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, हथियार फेंको और कमरे में जाओ। जमशेद ने कहा तुमने रिमोट कंट्रोल को रुमाल में लपेट रखा है, जरा बुर्का उतार कर उसका जलवा दिखाओ, फिर हम हथियार फेंकेंगे। जमशेद की बारीक बीनी ने उसे चौंका दिया, फिर भी वो ढिठाई से बोला मैं ऐसी चीजों पर अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ता, इसलिए इसे रुमाल से पकड़ा है। जमशेद बोला तुम्हें यहाँ से फरार होने का मौका दिया जा रहा है, ये रिमोट कंट्रोल भी तुम्हारे साथ जाएगा, कोई तुम्हारी उंगलियों के निशानात नहीं देख पाएगा। तुम ये रात रखशंदा के साथ गुजार रहे थे, ये रुमाल इसे मोहब्बत की निशानी के तौर पर दे दो, कुछ तो दे जा निशानी, तेरी मेहरबानी। मुराद ने गुस्से से कहा जमशेद हथियार नहीं फेंकोगे, खामखा जिद करोगे तो अपने साथ दूसरों को भी हराम मौत मरवाओगे। मैं 10 तक गिनता हूँ, गिनती खत्म होते ही मैं इसका बटन दबा दूंगा। वो 1 से गिनने लगा। रखशंदा ने परेशान होकर एक बार मुराद को देखा, फिर जमशेद को देखा तो उसने कहा इसे गिनती पढ़ने दो, तुम्हारे चेहरे से परेशानी जाहिर हो रही है, लेकिन मौत का खौफ नहीं है, तुम्हें खौफ से लरजना चाहिए। वो फौरन ही थरथराने के अंदाज में लरजने की कोशिश करने लगी। उधर मुराद ने 9 तक गिनकर कहा देखो मेरी गिनती पूरी होने वाली है, अपना नहीं तो अपने साथियों की सलामती का ख्याल करो। जमशेद ने पूछा क्या तुम्हें 9 तक गिनती आती है? अब 10 तक गिन भी चुको, चलो मैं कह देता हूँ 10, कम ऑन। मुराद उसे गुर्रा कर देखने लगा। जमशेद ने कहा अल्लाह देता, साथियों के साथ इसके करीब जाकर बड़ी एहतियात से हथकड़ी पहनाओ, ये जरा सी भी हरकत करे तो इसके पैरों पर फायर कर दो ताकि ये भागने के नहीं लंगड़ाने के काबिल रह जाए। अल्लाह दित्ता और उसके साथियों ने जमशेद की हिदायत पर अमल किया। मुराद के हाथ से रिमोट कंट्रोल छूट कर गिर पड़ा, उसे दोनों हाथों में हथकड़ियां पहना दी गईं। थोड़ी देर बाद इंटेलिजेंस का डायरेक्टर एक मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ आया। मुराद को हथकड़ी पहनाकर फर्श पर उकड़ू बिठा दिया गया था। रखशंदा एक गोशे में मुंह छुपाए रो रही थी। जमशेद ने आला अफसरान के सामने वो तमाम बम और असलहा पेश किया जो एम्बुलेंस के चोर खाने से बरामद हुए थे। सेफ से बरामद होने वाली दस्तावेजात और हीरे मोतियों से जुड़े हुए जेवरात के 10 सेट भी पेश किए गए थे। इन तमाम चीजों की लिस्ट तहरीरी तौर पर पहले ही तैयार की जा चुकी थी। उस पर मजिस्ट्रेट और दूसरे अफसरान ने दस्तखत किए। जमशेद ने कहा इकराम शाह और उसकी वाइफ को न जाने कैसी ख्वाबावर दवा खिलाई गई है, वो अब तक गहरी नींद में है। डीजी ने अल्लाह दित्ता से कहा फोन करो और हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ तुम्हारे साथ मुसल्ला सिपाही रहेंगे। डॉक्टरों के अलावा किसी और को कोठी के अहाते के अंदर भी न आने देना। अल्लाह दित्ता ने कहा सर इकराम शाह सियासी बंदा है, अगर कोई सरकारी ओहदेदार आए तो क्या करना चाहिए? डीजी बोला कोई बड़ा ओहदेदार हो तो उसे आने दो, लेकिन पहले मुझसे फोन पर बात करवाओ। इकराम शाह और उसकी वाइफ को फोन इस्तेमाल न करने दो। जमशेद और दूसरे जासूस वहाँ अल्लाह दित्ता को सिपाहियों के साथ छोड़कर मुराद को लेकर अपने आला अफसरान के हुक्म के मुताबिक उस थाने में पहुंचे जहाँ ताबानी को पहले ही हवालात में पहुंचा दिया गया था। ताबानी उसे देखते ही उसे लिपट कर बोला थैंक्स गॉड तुम आ गए, हमने साथ जीने और साथ मरने की कसम खाई थी। मुराद ने लिपटे रहने के दौरान में उसके कान में पूछा क्या तुमने सब कुछ उगल दिया है? वो बोला वो ये इकरार करवाने की कोशिश कर रहे थे कि हम रॉ के एजेंट हैं और लिबर्टी मार्केट में हमने धमाका किया है, लेकिन मैंने अब तक इनकार किया है। मुराद बोला शाबाश, हमें इनकार करते रहना चाहिए, हमारे अमरीकी पासपोर्ट को जाली साबित करने में इन्हें महीनों लग जाएंगे, तब तक हमारे ऊपर वाले हमें यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। वो बोला मुराद जब तक रिहाई की कोई सूरत न निकले मैं तुम्हारे साथ जेल में रहूंगा, तुमसे दूर नहीं रह सकूंगा। वो दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। ताबानी ने कहा अगरचे हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं मगर मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। सिपाहियों ने हवालात का आहनी दरवाजा खोलते हुए कहा ए चलो बड़े साहब बुला रहे हैं। ताबानी आगे न बोल सका। मुराद उसका हाथ थामकर आहनी सलाखों से बाहर आया। एसएचओ के कमरे में इंटेलिजेंस का डायरेक्टर, आईजी पुलिस, कमिश्नर और मजिस्ट्रेट के साथ जमशेद भी मौजूद था। ताबानी और मुराद को उनके सामने पेश किया गया। इंटेलिजेंस के डीजी ने कहा तुम दोनों रॉ के एजेंट हो, राजस्थान से आए हो और खुद को अमरीकी शहरी कहते हो। मुराद ने कहा हमारा रॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, आप हमारे पासपोर्ट की तस्दीक कर सकते हैं। डीजी बोला तस्दीक तो हो जाएगी, तुम्हारे मोबाइल, शिफाखाने और एम्बुलेंस से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। इस बात के चश्मदीद गवाह मौजूद हैं कि तुम दोनों ने लिबर्टी मार्केट में बम धमाके के जरिए तखरीबकारी की है। वो बोले चश्मदीद गवाह खरीदे जा सकते हैं, हम मोबाइल,
موبائل شفا خانے کے ذریعے خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں جھوٹے الزام میں پھانسنے کے لیے آپ ہمارے موبائل شفا خانے سے ایٹم بم بھی برآمد کر سکتے ہیں۔ جمشید نے کہا، بڑی ٹھٹائی سے انکار کر رہے ہو، لیکن ہمارے پاس اچھے خاصے ٹھوس ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ تابانی، مراد، تم لوگ کیسے انسان ہو؟ بے گناہ لوگوں کی جانیں لیتے وقت تمہارا ضمیر ذرا سی بھی ملامت نہیں کرتا۔ تمہاری ماں نے جتنی تکلیف سے تمہیں پیدا کیا ہے، اتنی ہی تکلیف سے ان ماؤں نے بھی انہیں پیدا کیا تھا جنہیں آج تم دونوں نے لبرٹی مارکیٹ میں پلک چھپکتے ہی مار ڈالا۔ تم اپنی ماں کو بلاؤ، ہم اس کے سامنے تمہیں قتل کریں گے تو تم قتل ہوتے وقت دیکھو گے کہ تمہاری ماں کی کوکھ میں کیسی آگ لگتی ہے۔ تابانی نے کہا، جمشید اتنی لمبی تقریر نہ کرو، جب سے ہم یہاں آئے ہیں تم دشمن بن کر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ہم مجرم نہیں ہیں۔ تم سب مل کر تمام قانونی داؤ پیچ آزماؤ، ہم بے داغ ہیں، بے داغ ہی رہیں گے۔ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی طاقت ہمیں مجرم ثابت نہیں کر سکے گی۔ تم ہمیں مجرم ثابت کرنے کے لیے خدا سے بھی دعا مانگو گے تو وہی سامنے آئے گا جو سچ ہے۔ وہ بولتے بولتے اٹک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ اچانک اس کا سر چکرانے لگا، پھر وہ ابکائی لینے لگا، پھر اسے تھوڑی سی قے ہوئی، وہ گرنے والا تھا۔ مراد نے اسے سنبھال کر فرش پر بٹھایا، ایک سپاہی سے بولا، پانی لاؤ۔ سپاہی دوڑ کر پانی لایا۔ مراد نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ 2 گھونٹ پی کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ کمشنر نے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ آئی جی نے کہا، یہ لوگ بڑے زبردست اداکار ہوتے ہیں، کوئی نیا ڈرامہ پلے کر رہا ہوگا۔ تابانی کا چہرہ پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں نے ابھی کہا تھا کہ خدا سے بھی دعا مانگو گے تو وہی سامنے آئے گا جو سچ ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، سچ سامنے آ گیا۔ میں حوالات میں مراد کو یہ خوشخبری سنانے والا تھا، اب سنا رہا ہوں۔ میں اپنے مراد کے بچے کی ماں بننے والا ہوں۔ کتنے ہی افسر حیرانی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا ایک مرد اور ماں بننے والا ہے؟ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔